श्री सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की 3 बड़ी बैठकें, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी और संगठन की रणनीति पर मंथन। आज वाराणसी आएगा जापानी डेलीगेशन, काशी के संस्कृत और आध्यात्मिक से होंगे रूबरू, क्रूज से गंगा आरती का अद्भुत नजारा भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 52 नेताओं को मिली बुलेट प्रूफ जैकेट। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और राज्य के 11 मंत्री भी बुलेट प्रूफ जैकेट पाने वालों में शामिल। झारखंड में हाईकोर्ट के फैसले से नाराज छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों और जेएमएम के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, कई छात्र जख्मी। पुणे में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा, सुरक्षा और करियर पर छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। छात्रों के मुद्दे पर खासकर फोकस रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अपनी नई टीम के साथ मुलाकात पर, जहां आपको बता दें कि आज नई दिल्ली में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात की है। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी और चुनावी रणनीति पर केंद्रित रहेगी, यानी कि पूरा फोकस आगामी चुनावों को लेकर रहेगा। अब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का बखान करना है और इसके निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस बैठक में राज्य अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और बीजेपी के शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा की रूपरेखा तय की जाएगी। अब दूसरी तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, जहां पर राहुल गांधी आज पुणे जाएंगे। आज पुणे के दौरे पर हैं क्योंकि वहां पर छात्र की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। अब राहुल गांधी आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में लगातार इस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एबीवीपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आ गई है। फिलहाल कांग्रेस का आरोप है कि एक छात्रा के राहुल गांधी के कार्यक्रम का स्टेटस लगाने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपना आपा खो दिया और इस मामले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। अब तीसरी बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर योगी सरकार का वो बड़ा फैसला जो चुनाव से पहले योगी सरकार ने 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दिए हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और अपर्णा यादव समेत 52 नेताओं के नाम ऐसे सामने आए हैं जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराया गया है। इनमें 11 कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। अब आखिरी और चौथी बड़ी खबर रांची से है। झारखंड की राजधानी रांची में तनावपूर्ण स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ छात्रों का जो आक्रोश है वो धरातल पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन को लेकर झारखंड के हजारीबाग में छात्रों ने जिला प्रशासन के बीच अब तनाव की स्थिति है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि झारखंड में चल रहे परीक्षा विवाद को लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में आए दिन झूमा-झपटी की खबरें सामने आ रही है। अब शुक्रवार को भी यही हुआ, जहां रांची में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो जाती है। अब हजारीबाग में भी सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, जहां प्रशासनिक अमले की तरफ से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कब ये तू-तू मैं हाथापाई में तब्दील हो गई किसी को नहीं पता चला और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई जो पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। इस बीच शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज शाम 6 बजे का समय होगा जब योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर हाई लेवल मीटिंग होनी है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से कई जगहों पर तहस नहस वाली स्थिति है, अब उसका आकलन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि मौके पर पहुंचे और कितना नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है, जनहानि, पशुहानि और पर्यावरण को भी क्या कुछ नुकसान हुआ है, किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका आकलन किया जाए और विशेषकर सबसे ज्यादा किसानों पर फोकस किया जाए कि किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है ताकि उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन अब आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही जिन इलाकों में बाढ़ आई थी वहां पर खुद पहुंचेंगे या फिर अधिकारियों को पहुंचने के एक बार
से निर्देश जारी करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि अभी तक उनके पास क्या कुछ डेटा और रिपोर्ट्स हैं कि कितना नुकसान हो पाया है। अब कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक होनी है, तो आज सिलसिलेवार तरीके से बैठकों का सिलसिला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगी आदित्यनाथ आज उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि पहले के मुकाबले अब स्थिति कितनी ज्यादा बेहतर है। लेकिन सबसे पहले जो फोकस है वो बाढ़ के हालातों पर हाई लेवल बैठक को लेकर, जहां पर पिछले कुछ समय से लगातार तस्वीरें से सामने आ रही है कि लगातार बारिश की वजह से और नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से आपको बता दें कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए आज पूरे दिन बैठकों का सिलसिला देखने को मिल पाएगा, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर बाढ़ को लेकर हालातों और उसके आकलन की यहाँ पर स्थिति हो, फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने आवास के जो सभागार है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी है, पुलिस कप्तान है और सीडीओ हैं, इन सभी अधिकारियों और जो प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिव हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। और जो जल भराव हो रहा है, बाढ़ के जो आसार बन रहे हैं कई जगह पर बारिश के कारण, और साथ में जो आगामी त्योहार है उसकी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बारिश के कारण जो बिजली आपूर्ति की कहीं कहीं पर समस्या हो रही है और बारिश के कारण से जो शहरी कस्बे, जो कस्बा है, शहर है, वहां पर जो जल निकासी की जो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, इसलिए नगर विकास और सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। साथ में पशुधन विभाग और कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे। पशुधन विभाग, क्योंकि बारिश के मौसम में जिस तरीके से कई जगह बाढ़ आती है, ऐसे में पशुओं बाढ़ के कारण से जो पशु होते हैं उनको नुकसान होता है। कई बार पशु बह जाते हैं, कुछ लोग जो पशु होते हैं बीमार हो जाते हैं या फिर सर्पदंश का भी शिकार होते हैं। ऐसे पशुधन विभाग की भी बैठक लेंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, सभी जिलाधिकारी और जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे। और ये अधिकारियों, जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने निर्देश दिया सभी अधिकारियों को कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 15 मिनट पहले ही अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और जो भी रिपोर्ट होगी उनके क्षेत्र की, उनके जिले की, उससे पहले मुख्यमंत्री को बताएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी आगामी निर्देश देना होगा वो निर्देश देंगे। ठीक है रमन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बात करते हैं वाराणसी से मिल रही बड़ी खबर की, जहां जापानी डेलीगेशन आज वाराणसी यानी कि काशी पहुंचेगा। आपको बता दें कि जापानी मेहमान इस दौरान काशी का दौरा करेंगे। काशी की संस्कृति, आध्यात्मिकता से वो रूबरू होंगे। जापानी प्रतिनिधिमंडल सारनाथ का भी भ्रमण करता हुआ नजर आएगा। बौद्ध विरासत को करीब से जानेंगे जापानी मेहमान, जहां क्रूज से गंगा आरती का अद्भुत नजारा भी वो देखेंगे। मंत्री जयवीर सिंह इस दौरान प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करेंगे, उनके साथ ही रहेंगे और एक एक जानकारी उनको देंगे किस तरह से काशी विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जापान के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी अब उत्तर प्रदेश जापान का जो सामंजस्य है वो तो बेहतर हो ही रहा है, लेकिन अब यारी दोस्ती का जो सिलसिला है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जापान के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की गई थी निवेश को लेकर। और ऐसे में आने वाले समय में ये जापानी जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। और अब ऐसे में मेहमान नवाजी का समय है, जहाँ पर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और काशी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। सारनाथ का भी भ्रमण यहां पर जापानी प्रतिनिधिमंडल करेगा, जहां बौद्ध विरासत को बहुत करीब से जानने का मौका यहां पर इन मेहमानों को मिलेगा, जहां क्रूज से गंगा आरती का अद्भुत नजारा भी देखेंगे। और मंत्री जयवीर सिंह इस दौरान उपस्थित रहेंगे, जो पूरी अगवानी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां जापानी प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के दौरे पर है। काशी की संस्कृति, आध्यात्मिकता से वो रूबरू होंगे। ऐसे में मंत्री जयवीर सिंह इसकी अगवानी करते हुए नजर आएंगे, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही अभी तक की जो भी यहाँ पर 109 सदस्य उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल का ये 2 दिवसीय दौरा माना जा रहा है, जहां पर काशी चूंकि अब तक वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी, जहां पर आपको बताते चले कि सारनाथ का भी भ्रमण करेंगे और इसके साथ ही गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का पहले से ही ऐलान कर दिया था कि जापानी दल काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना भी करेगा। इससे उन्हें सनातन
धर्म की प्राचीन जीवन परंपरा और काशी के मुख्य आध्यात्मिक केंद्र को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो ये प्रतिनिधिमंडल है, डेलीगेशन है, दशाश्वमेध घाट जाएगा। क्रूज के माध्यम से मां गंगा के तट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध भव्य गंगा आरती में शामिल भी होंगे, जहां गंगा की लहरों पर गूंजते मंत्रोच्चार और शंखनाद के जरिए मेहमान भारत की नदी, संस्कृति और अनूठी श्रद्धा से रूबरू भी होंगे। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। बौद्ध विरासत को भी बेहद करीब से देखेंगे, जहां भारत और जापान के बीच सदियों पुरानी मजबूत रिश्तों की मुख्य कड़ी भगवान बुद्ध हैं और इसलिए बेहद खास हो जाता है जहां ये डेलीगेशन सारनाथ का दौरा करेगा, जहां भगवान बुद्ध से अपना पहला उपदेश यहां पर दिया था सारनाथ में। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आप प्रवीण, चूंकि देखिए जापानी जो डेलीगेशन है वो चूंकि काशी पहुंच चुका है, इसके अलावा क्या जानकारी, क्या क्या वो कार्यक्रम रहने वाले हैं जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी और मंत्री जयवीर सिंह अगवानी करते हुए नजर आएंगे? जी, जल्द ही डेलीगेट्स का जो काफिला है वो काशी में प्रवेश करेगा। उसके बाद भव्य द्वार बनाए गए हैं काशी वासियों के द्वारा। उसके बाद पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा। होटल ताज में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ से डेलीगेट्स सीधे सारनाथ जाएगा, जो बौद्ध की उपदेश स्थली है, वहां पर जाएंगे डेलीगेट्स और सारनाथ का भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के बाद निश्चित तौर से जो जापान का और काशी का रिश्ता रहा है, क्योंकि 2015 में अगर देखा जाए तो जब शिंजो आबे आए थे तब से ही काशी का एक गहरा नाता जुड़ गया है। अब जब शिंजो आबे की मृत्यु हुई थी तब भी काशी में काफी शोक हुआ था और लोगों ने नमन किया था, दीप जलाए थे। और तो इस तरह से काशी का जो संबंध है वो जापान से वो बहुत मजबूत हो चुका है। तो आज ये जो डेलीगेट्स आ रहा है, इनसे उम्मीदें भी हैं, क्योंकि वहाँ के गवर्नर भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये जो काशी का दौरा है ये बहुत खास माना जाए। इससे पहले भी जब शिंजो आबे आए थे तो उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो काशी की एक धरोहर के रूप में देखा जाता है, और यूपी और जापान की और काशी खास की मित्रता की मिसाल है। तो इस तौर से देखा जा रहा है। जो जहां तक युवाओं की बात की जाए, आपने देखा कल तस्वीरों में किस तरह से जो जापान के डेलीगेट्स के साथ जो वहां के युवा बच्चे आए हैं, उन्होंने किस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लिया। तो वो ये सब खास मायने रखता है, क्योंकि अब विजन चल रहा है युवाओं को स्किल से जोड़ने का। तो हमारी और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है, बिल्कुल प्रवीण, देखिए इसकी खास बात ये भी हो जाती है कि एक तरफ तो आर्थिक तौर पर मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब डेलीगेशन के साथ मुलाकात की गई थी, निवेश की संभावनाओं का जिक्र किया गया था। वहीं दूसरी तरफ अब बारी है आध्यात्मिक तौर पर काशी की संस्कृति को समझने का प्रयास की, और ऐसे में अगर आर्थिक और आध्यात्मिक को हम एक साथ जोड़ दें तो क्या कुछ मायने निकलते हैं इसके? तो इसके बहुत खास मायने रखते हैं, क्योंकि अध्यात्म से ही सारे रास्ते खुलते हैं। ऋतु, निश्चित तौर से काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है। बाबा के दरबार में सबसे बड़ी बात यह है कि जापान के लोग जब आकर मत्था टेकेंगे वो देखने वाला दृश्य होगा। निश्चित तौर से ये बहुत अद्भुत नजारा होगा, क्योंकि काशी के 84 घाट घूमेंगे, उसके बाद गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और काशी के जो अमूल्य धरोहर है उसको नजदीक से देखेंगे और जानेंगे कि काशी कैसे उत्तर प्रदेश सहित काशी अपनी विरासत को लेकर और साथ साथ डेवलपमेंट जो विकास का मॉडल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको विकास का एक नजरिया निश्चित तौर पर। और देखिए जो विजन यहाँ पर चाहे पीएम मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने काशी को लेकर दिया, वो लगातार निरंतर देखने को भी मिलता है। लेकिन प्रवीण, अगर चूंकि आवाज आप तक क्लियर पहुंच पा रही है तो सवाल ये भी हो जाता है कि सारनाथ भी वो जाएंगे, और ऐसे में जापान और इसके साथ ही भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो दोस्ती के और मधुर हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अब जरा बात करते हैं जयपुर की, जहां आपको बता दें कि सीजेपी के नेताओं पर हमले के मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर लिखवाई। कल जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो संस्थापक या नेता हैं उन पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, जिसके बाद उनकी तरफ से कई रिएक्शन सामने आ रहे थे। अब ग्रामीणों के एक समूह ने हमला किया था,
इस तरह का आरोप लगाया जा रहा था। वहीं सीजेपी पर जबरन गांव में घुसने का भी आरोप था और ऐसे में जो रिएक्शंस दूसरे पक्ष यानी कि लोगों के सामने आए हैं, वहां पर उन लोगों का ये कहना कि उन लोगों को लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर जो स्कूल बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए आई है या फिर किसी तरह का हंगामा करने आई है, जिसके बाद वहां के लोग या और जो ग्रामीण हैं वो आक्रोश हो जाते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नेता और उनके संस्थापक या फिर तमाम जो लोग रहते हैं वहां पर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बीच जो कॉकरोच जनता पार्टी के यहां पर रिएक्शन सामने आया, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं जिन्होंने जबरदस्ती यहां पर हंगामा किया, जबरदस्ती अटैक किया। लेकिन अब लोगों की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ऑफिशियल तौर पर कोई पार्टी नहीं है। एक वो यहां पर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पेज बना, जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ जहां पर छात्रों की जीत हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई खास रोल नहीं था, बस वहां पे मौके पर समर्थन करने के लिए पहुंची, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का थोड़ा सा नाम हो गया, लाइमलाइट में आ गई। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को आधिकारिक तौर पर यह हक किसने दिया है, यह अधिकार किसने दिया है जो वो स्कूलों का मुआयना कर रही है, वहां पर पहुंचकर निरीक्षण कर रही है और बदहाली यहां पर दिखा रही है। चूंकि प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है, अगर किसी स्कूल में अव्यवस्था है तो वहां के प्रशासनिक अमलों को बताया जाए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो वहां के जनप्रतिनिधियों को बताया जाए, अगर वो भी नहीं सुनते हैं तब सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जाए। लेकिन वहां टीचर्स को धमकाना, वहां बच्चों से तमाम ऐसे सवाल पूछना जिसका जवाब उनको नहीं मालूम है और उसके बाद यहां पर चीजें जो सामने आती है उसको लेकर सवाल उठ जाते हैं। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए जहां कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं ने जमकर विरोध भी किया ग्रामीणों के खिलाफ और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से भेजे गए गुंडे हैं, ये बीजेपी की तरफ से साजिश रची गई और इन पर अटैक किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जहां कॉकरोच जनता पार्टी टीम पर जोरदार हमला किया, उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ में ईटीटी शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें ईटीटी शिक्षक पंजाब के मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में चंडीगढ़ की ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां चंडीगढ़ में ईटीटी अभ्यर्थी है उनका परीक्षा यहां पर प्रदर्शन हुआ। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और लगातार सरकार से भी ये बात कही जा रही है कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये प्रदर्शन शायद आगे आने वाले समय पर और रौद्र रूप ले सकता है। आपको बता दें कि हरपाल सिंह चीमा चूंकि पंजाब के वित्त मंत्री हैं, उनके सरकारी आवास के बाहर ये प्रदर्शन ईटीटी यानी कि एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का हो रहा है, जो 180 शिक्षक और उनके परिवारों की तरफ से जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शन अभी यूं ही समाप्त होने वाला नहीं है। अब जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, वो कथित अनियमितता और वेतन विसंगतियों को लेकर न्याय की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां आज राहुल गांधी पुणे के दौरे में हैं। आपको बताते चले कि पुणे में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन है। छात्रों की गूंज में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा, सुरक्षा, करियर पर छात्रों से सीधा संवाद होगा, छात्रों के मुद्दों पर खासकर फोकस रहेगा। पुणे में राहुल गांधी का छात्रों से सीधा संवाद देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी लगातार हर राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस बार राहुल गांधी का जो काफिला है वो सीधा पुणे में जाकर रुकेगा, जहां छात्रों के साथ राहुल गांधी का संवाद होना है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छात्रों से चाहे पेपर लीक का मसला हो या फिर परीक्षा से जुड़ा हुआ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ, इन तमाम चीजों को परखते हुए और जानते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां देशव्यापी छात्र आंदोलन का हिस्सा, ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा कर रही है। तीसरा चरण है। पहला जो चरण था वो 17 जून को कोटा में हुआ था, राजस्थान गए थे। 17 जुलाई देहरादून, उत्तराखंड में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए थे। तीसरा जो चरण था वो 8 अगस्त प्रयागराज का था और 22 अगस्त यानी कि आज पुणे महाराष्ट्र में राहुल गांधी है। और ऐसे में राहुल गांधी झारखंड नहीं गए थे और ना अब जा रहे हैं। तो लोगों की तरफ से और ऐसे में तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से सवाल यही पूछे जाते हैं कि राहुल गांधी आखिर इस तरह से यहां पर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक रोटियां चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया कि ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा और ये देश का दुर्भाग्य है, जहां राहुल गांधी एक बार फिर से छात्रों की गूंज में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का
का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता चुनना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर जो है, राहुल गांधी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र में जब पहुंचेंगे तो पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ऐसे में युवाओं और विद्यार्थियों की आवाज उठाने के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। देशव्यापी छात्र आंदोलन का हिस्सा है, जिसके तहत वो सीधे तौर पर छात्रों से रूबरू यहां पर हो रहे हैं, उनसे संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है अपना वोट बैंक, और वो वोट बैंक भी अगर किसी में नजर आ रहा है तो वो है देश के भविष्य यानी कि छात्र और जेनजी। और जेनजी को जितना साथ सकते हैं उतना साधने का प्रयास हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। कहीं पर बीजेपी कई बड़े ऐलान कर देती है, तो अब राहुल गांधी लगातार छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, जेनजी के बीच पहुंच रहे हैं और छात्रों से सीधा संवाद करते हैं। जहां पर राहुल गांधी की तरफ से कोशिश ये रहती है कि छात्रों की समस्याओं को सुना जाए। पुणे में छात्रों की गूंज में खास क्या रहेगा, सिर्फ छात्राएं इस दौरान शामिल होंगी। महिला केंद्रित मुद्दों पर विशेष फोकस होगा कि आखिर उनको किस तरह की परेशानी रहती है, क्या कुछ दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है। शिक्षा और करियर पर बात होगी, उनके भविष्य को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो ये इस बार जो राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जा रहे हैं उसमें सिर्फ छात्राएं रहेंगी, सिर्फ लड़कियां रहेंगी, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम महिला केंद्रित मुद्दों पर ही फोकस रहेगा। उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके करियर को लेकर उस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही गाजियाबाद के खोड़ा के लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में चौथी मंजिल पर पति की तरफ से पत्नी और 15 वर्षीय बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया। आरोपी ने अपनी 14 वर्षीय दूसरी बेटी पर भी जानलेवा हमला किया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत खतरों से बाहर बताई जा रही है। अब आपको बताते चले कि मृतकों की पहचान बीबी तबस्सुम और बेटी सना तबस्सुम के रूप में हुई है। पुलिस को रात करीब 12:15 बजे घटना की सूचना मिली। मूल रूप से अररिया बिहार निवासी आरोपी राजा अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देखिए, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पति ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर उसके बाद अपनी बेटी पर भी अटैक किया और जो 14 साल की बेटी थी उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि घरेलू वजह बताई जा रही है, घरेलू हिंसा बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद पति कहां है, आरोपी कहां है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन इस बीच पत्नी की और उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई है, लेकिन जो 14 वर्षीय यहाँ पर सना तबस्सुम है उसका इलाज अस्पताल में जारी है और खतरे से बाहर वो फिलहाल बताई जा रही है। जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और जो पीड़िता अभी अस्पताल में भर्ती है, दूसरी बेटी जिस पर जानलेवा हमला किया गया था, उसका ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और वजह भी ये पूछी जाएगी कि आखिर वो क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से एक पिता जो रक्षक के तौर पर देखने को मिलता है वो भक्षक बन गया। और ऐसे में 15 साल की बेटी तक को उसने नहीं छोड़ा, उसको भी मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया। अब पति ने पहले पत्नी और बेटी पर हमला किया, दूसरी बेटी पर भी जानलेवा हमला करता है और शायद उसके बाद मौके से वो फरार हो गया। अब ये डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, लोगों में डर और भय की स्थिति है। पुलिस अब लगातार मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिनांक 22 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना में थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है। तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीवी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के चौथे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीवी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां खतरे से बाहर है, तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।